नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों अपने पिछले वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप चैप्टर के सेक्शन 1.1, 1.2 एंड 1.3 पढ़ा था। तो अगर आप में से किसी ने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, हमने लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 1.4 इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हो रहा है स्टार्ट पेज नंबर 23 से। तो पेज नंबर 23 पे हम चलते हैं। इन्वेस्टमेंट रिस्क। टू ऑब्टेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो दोस्तों इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिस्क इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जो सबसेक्शन आया था इन्फ्लेशन रिस्क 1.4.1। इन्फ्लेशन और प्राइस इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन द prices of various commodities, products and services that we consume. Inflation erode the purchasing power of the money. The following table explain what inflation can do to the purchasing power of our money. तो इन्फ्लेशन जो दोस्तों रहती है, लाइक आज की डेट में जो प्रोडक्ट 10 रुपये का कॉस्ट कर रहा है, नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर वो 11 रुपये का कॉस्ट कर रहेगा। वो जो 1 रुपये का डिफरेंस है वो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ गया, कि जो भी दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें जो पास्ट में आपको सस्ते दामों पे मिलती थी, आज वही चीज़ें आपको महंगे दामों पे मिल रही हैं। तो ये जो रहेगा इन्फ्लेशन हम इसे कहते हैं। और ये रिस्क किस तरह से रहेगा कि आज की डेट में हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे मान लीजिए कि आप कॉर्पस प्लान कर रहे हैं 1 करोड़ का आज के हिसाब से, बट अगर आप प्लान कर रहे हैं कि 10 साल बाद मेरे को 1 करोड़ चाहिए, तो आज के 1 करोड़ की 10 साल बाद क्या वैल्यू होगी वो इन्फ्लेशन के थ्रू हम जज कर सकते हैं। और जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करनी चाहिए। तो एक यहाँ पे रेफरेंस के लिए इन्होंने टेबल दे रखा है, तो टेबल भी हम देख लेते हैं। हाउ मच मनी वुड यू नीड टू बाय द गुड्स यू कैन बाय विद ₹10,000 टुडे। तो अगर कोई चीज़ हम 10,000 की आज खरीद सकते हैं, तो इन्फ्लेशन इस पे इन्होंने रखी हुई है। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ एज्यूम्ड एट 4% पर एनम। तो हर साल इन्फ्लेशन अगर 8% की दर से बढ़ती है, तो 5 साल बाद, अगले 5 साल बाद जो चीज़ आपको 10,000 में आज मिल रही है वो अगले 5 साल बाद आपको 14,693 रुपये की मिलेगी। और यही मैं अगर बात कर लूँ कि अगर आप वही चीज़ 10 साल बाद लेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 21,579 रुपये। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई रखा हुआ है। ये एवरेज इन्फ्लेशन रेट है सभी सर्विसेज, कमोडिटीज़ और प्रोडक्ट्स का, क्योंकि हर एक कैटेगरी में अलग इन्फ्लेशन रेट रहता है। अब आगे पढ़ लेते हैं। टेबल तो आप अंडरस्टैंड कर ही गए होंगे। The above table shows how fast the purchasing power of the money goes down. This risk really hits hard over long period. If this is not properly accounted for in the investment plan, one may fall short of target when the need arises. तो दोस्तों जिस तरह से ये टेबल्स हमने देखे, तो इससे हमें यही अंडरस्टैंड हो रहा है कि किस तरीके से जो पैसे की वैल्यू डे बाय डे या साल दर साल कम हो रही है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट आज की डेट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है और वो इन्फ्लेशन के रिस्क को नहीं देख रहा, तो दैट मीन्स कि उसका जो टारगेट है, जो उसका गोल है, वो शॉर्टफॉल करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। One may also look at the impact of inflation in another way. If one could buy 100 units of something with ₹10,000 today, assuming inflation of 8% per annum, one would be able to buy only 68 units of the same thing after 5 years, and
only 46 units after 10 years. This clearly shows the loss of purchasing power. तो दोस्तों अगर आज की डेट में हम 10,000 रुपया खर्च करके किसी चीज़ की 100 यूनिट्स खरीदते हैं, कोई भी आइटम आप लगा लीजिए, एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि आप गोल्ड खरीदते हैं, तो 100 यूनिट खरीदते हैं आप 10,000 रुपये में गोल्ड के। तो वही चीज़ अगर आप अगले 5 साल के बाद ख़रीदना चाहते हो सेम अमाउंट से, 10,000 के अमाउंट से, 8% की इन्फ्लेशन के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करा है, तो 5 साल बाद आपको उसके बदले 10,000 के बदले में 68 यूनिट मिलेंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंट आ रहा था सिर्फ 32 यूनिट्स का आ रहा था, बट सेम चीज़ अगर आप 10 साल के बाद करते हो, 10,000 रुपया खर्च करके सेम चीज़ के ख़रीदते हो, तो वहाँ पे आपको 46 यूनिट्स मिलेंगे। दैट मीन्स लेस देन 50%। तो नेक्स्ट पैरा आप पढ़ते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ प्रिटेंड टू टेक ए लुक एट वेदर द इन्वेस्टमेंट्स are able to protect purchasing power or not. In order to protect purchasing power, the investment return should be at least as much as inflation. If the same is higher than the inflation, the purchasing power increases, whereas if one earns lower return than inflation, the purchasing power drops. तो दोस्तों जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन रिटर्न रेट और इन्फ्लेशन रेट सेम रहता है, तो उस केस में क्या रहेगा, हमारी परचेजिंग पावर तो एज इट इज़ एज रहेगी, बट हमें जो है उस पर कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। या फिर अगर हमारी रिटर्न लो है तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारी परचेजिंग पावर कम होगी। इंसिडेंटली व्हेन वन सीक्स टोटल सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल अलॉन्ग विद any time liquidity, the investment returns are usually lower than inflation. Take for example, if you earn an interest rate of 7% per annum on your fixed deposit, when the inflation is at 8% per annum, it is obvious the rate that the investment grows at a slower pace than the rise in price. The returns on investment without factoring inflation is known as nominal rate. However, when this number is adjusted for inflation, one gets a real rate of return. If the investment return are higher than inflation, the investor is earning positive real rate and vice versa. तो दोस्तों यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे अगर बात कर लें कि आज की डेट में इंडिया के अंदर जो सेविंग पे हमें इंटरेस्ट चार्ज और मिल रहा है वो 3.5% का है, जो कि एवरेज रिटर्न है। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में चल रहा है वो 5 to 6% की रेंज में है। तो यहाँ पे 7% दिया हुआ है, 8% दिया हुआ। अगर मैं 8% ले लूँ तो किसी बंदे ने अगर अपने सेविंग्स में पैसा रखा हुआ है, उसे 3.5% का रिटर्न मिल रहा है, तो वहाँ पे जो उसकी पैसे की वैल्यू है, ठीक है, उसमें उसे डेप्रिसिएशन मिल रही है, बट पैसे के अंदर उसे एप्रिसिएशन मिल रही है। तो ये किस तरह से हम देख सकते हैं कि लाइक उसे बैंक से 3.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है 8% की दर से, तो जो उसकी मनी का लॉस है वो उसे 4.5% का हो रहा है। तो जो 4.5% का लॉस है, तो वो उसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन नहीं दे रहा, वो उसकी वैल्यू कम कर रहा है, उसके पैसे की वैल्यू कम कर रहा है। तो वहीं अगर वो किसी ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है जहाँ पे उसे 8% से 1% भी ऊपर का रिटर्न मिल रहा है, तो वो इन्फ्लेशन के साथ जब एडजस्ट करेंगे तो उसने 1% की एप्रिसिएशन ली है। तो इस तरह से हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि हम इस पे एक अच्छे से वीडियो बना के आपके लिए ला सकें। तो यहाँ पे सेक्शन 1.4.1 ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो स्टार्ट होता है वो है लिक्विडिटी रिस्क। तो अब लिक्विडिटी रिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम एसेट आर यूजुअली कंसीडर्ड लेस रिस्की दैन इक्विटी, even within
that government securities are considered the safest. In order to avail the full benefits of the investments or to earn the promised returns, there is a condition attached. The investment must be held till maturity. In case of one needs liquidity, there could be some charges or such an options may not be available at all. तो दोस्तों फिक्स्ड इनकम एसेट जो हैं ये सेफ़ माने गए हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो चाहे कंपनी डिवेंचर्स में हो, तो वो सेफेस्ट रहते हैं. बट वहाँ पे अगर हमें इन्वेस्ट करने का बेनिफिट है तो वहाँ पे हमें थोड़ा रिस्क भी रहेगा कि वहाँ पे हमारी लिक्विडिटी लॉस होगी, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस रहती हैं कि अगर हमें बेनिफिट लेने हैं, टैक्सेशन बेनिफिट्स लेने हैं, तो हमें मेच्योरिटी तक इन्वेस्टेड रहना है, या फिर अगर हम टाइम से पहले निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो या तो वहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, या अगर तो ये ऑप्शन रहेगा आपके पास कि आप टाइम से पहले मेच्योरिटी से पहले अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कुछ चार्जेस एप्लीकेबल रहते हैं जो आपके रिटर्न को इफ़ेक्ट करते हैं. तो इस तरह से ये लिक्विडिटी रिस्क भी कैलकुलेट किया जाएगा. नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं. हेयर इज़ एन एग्जाम्पल. एज्यूम दैट एन इन्वेस्टर हैज़ इन्वेस्टेड वंस मनी इन ए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ए बैंक डिपॉजिट फॉर ए गोल दैट इज़ ड्यू 5 years from now. For such a goal, one choose to invest in a 5-year fixed deposit as is clear the term of the deposit is 5 years and the promised return would accrue to the investor only if the money is kept in deposit for the entire period. In case for some reason the investor need the money before maturity, there could be some deduction in the interest which reduce the investment returns. Some other product like PPF may offer no liquidity for certain period and even after that there may be only partial liquidity. तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है बैंक फिक्स डिपॉजिट की, जहाँ पे हम पैसा डिपॉजिट करते हैं और अगर उसकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड 5 years का है तो हमें वो पैसा वहाँ पे 5 years के लिए रखना पड़ेगा. अगर हम 5 साल से पहले वहाँ से विड्रॉ करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इंटरेस्ट रहेगा, रिटर्न जो हमें रहेगा, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा. एज वेल एज यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की. तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर हम पैसा डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पार्शियल विड्रॉ का ऑप्शन जो है स्टार्टिंग में हमें नहीं मिलेगा, मतलब लिक्विडिटी वहाँ पे नहीं मिलेगी, और जब हमें मेच्योरिटी मिलेगी तो उस टाइम पे भी हमें पार्शियल लिक्विडिटी ही मिलेगी, कंप्लीट लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हमें पेंशन की फॉर्म में पैसा आता है. दिस रिस्क इज़ आल्सो वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद real estate where liquidity is very low and often it takes week or months to sell the investment. तो ये कंडीशन भी सेम रियल एस्टेट की तरह रहेगी, क्योंकि वहाँ पे भी हमें इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं मिलती है. जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है हमें प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है, और प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि 1 या 2 दिन में तो सेल नहीं होगी. सम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऑफर just a minute. Some investment option offer instant access to funds, but the value of the investment may be subject to fluctuation. Equity shares listed on stock exchange are an example of this. While it is easy to sell shares to get cash in case of a large number of listed shares, the equity price go up and down periodically. Such investments are not appropriate for funding short-term liquidity needs. तो दोस्तों अगर लिक्विडिटी की हम बात करें तो स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट सोर्स है जहाँ से हम इंस्टेंटली अपने पैसे को लिक्विडेट कर सकते हैं. बट अगर हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो ये इन्वेस्टमेंट जो है सेफेस्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं. टाइमली आपका वैसा अप एंड डाउन करता रहता है डेली बेसिस पे. तो यहाँ पे आप उसी पैसे को मैनेज करें जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आज के लिए दोस्तों हम यहीं पे अपने वीडियो को क्लोज़ करते हैं. तो नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के सेक्शंस पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों को भी रेफ़र करिएगा. थैंक यू.